तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आपको याद होगा एक केस लखनऊ में पबजी वाला हुआ था, बड़ा चर्चा में आया था। आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पूरी कहानी सुनी होगी। जिन्होंने नहीं सुनी उनको लगभग मोटा मोटी एक आंकड़ा अगर बता दूँ, लखनऊ में एक जगह है यमुना पार, और इसी यमुना पार इलाके में एक परिवार रहा करता था। परिवार के जो मुखिया थे वो पेशे से आर्मी में थे, बाकी एक छोटी सी बच्ची थी, एक 16 साल का लड़का, एक माँ। यही सारे लोग ठीक ठाक तरीके से रहा करते हैं। सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चलती रही, लेकिन इसी बीच 4 तारीख को यानी 4 जून को एक कत्ल होता है। अब 4 जून को कत्ल हुआ। कत्ल होने के बाद कुछ दिनों तक तो किसी को कानो कान खबर नहीं। उसके बाद लाश जो थी वो घर में पड़ी रही, तो कुछ लोगों का आना जाना हुआ, बदबू हुई, कई लोग जानते हैं। जानने के बाद फिर जो घर का मुखिया था जो आर्मी में था उसको भी खबर गई। उसके बाद तमाम तरीके की जांच पड़ताल हुई, तमाम तरीके की पूछताछ हुई। तो शुरुआती जांच पड़ताल में जो कहानी निकल के सामने आई वो कहानी यही थी कि उस महिला ने अपने बेटे को पबजी खेलने से रोका। रोकने की वजह से वो जो बेटा था लगातार गुस्सा होता था, और कई दिनों तक जब ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, उसके बाद उस बेटे ने गुस्से में आके पिस्टल से पहले तो अपनी माँ को गोली मारी। गोली मारने के बाद फिर उस बेटे ने डेड बॉडी को छुपाने का फैसला किया। सबसे पहले आसपास से कुछ जाता है, रूम फ्रेशनर, धूपबत्ती, ये सारी चीज़ें लेके आता है, उनको लाश के इर्द गिर्द लगा देता है। लगाने के बाद अपनी बहन को डांटता फटकारता उसको एक रूम में बंद कर देता है। उसके बाद फिर खेलने निकल जाता है। 2 दिनों तक लगातार ये सिलसिला चलाता है। लेकिन अब 2 दिनों में, जो कि जून गर्मी का मौसम, बॉडी बुरी तरह डिकम्पोज होने लगी। तो जब डिकम्पोज होने लगी तो फिर बदबू फैली। तो फिर उसने मजबूरी में अपने पिता को जानकारी दी 9 तारीख को। उसके बाद कई लोग और जानते हैं, उसके बाद तमाम तरह की चीज़ें। बाद में फिर जांच पड़ताल होती है तो कई और थ्योरीज निकल के सामने आती हैं कि किसी और से कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था या फिर क्या था। अब इस कहानी को बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि अपने आप में यही खुद एक एपिसोड हो जाएगा। लेकिन ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि उस वाले केस में तो ऐसा हुआ कि शुरुआत हुई पबजी से, लेकिन बाद में कई और चीज़ें निकल के सामने आई, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ, पिता को डाउट था, पिता को इन्फॉर्म करता था। लेकिन ऐसी ही कहानी मैंने अपने दूसरे चैनल पे आज सुनाई है 7 बजे, जिस कहानी में मर्डर का जो मेन मोटिव था वो सिर्फ पबजी था। पबजी नहीं खेलने को मिला तो सामने वाले ने कत्ल कर दिया, और कत्ल करने के बाद जब डेड बॉडी मिली तो बॉडी भी ऐसी हाल में कि देखने के बाद हर इंसान का कलेजा फट जाए। उस बॉडी में ना तो दोनों हाथ थे, ना ही दोनों पैर, सर के सारे बाल उखड़े पड़े थे, पेट पे किसी ने ऐसे पंजे से निशान मारा था। तो ऐसा क्यों हुआ था, किसने किया था, ये तमाम चीज़ें, ये तमाम कहानी अगर आप सुनना चाहें तो मेरे दूसरे चैनल पे आप जाके सुन सकते हैं। प्रखर ठाकुर नाम है, लिंक जो है मैं लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में और कम्युनिटी पोस्ट भी कर दूंगा। और उस चैनल को मैंने इसलिए शुरू किया ताकि कई ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं जो अपने आप में बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगता उनको सुनाने में। और इस चैनल का एम है कि इस पर कम से कम 18-20 मिनट की कहानी होती है, तो उस चैनल पे 8-10 मिनट में सारी कहानी को समराइज़ करके सुना देता हूँ, और उस पर कोई ऐड वगैरह भी नहीं आता। तो आप लोग चाहें तो उस पर ज़रूर जाके सुनते हैं। तो ये तो रहा अपने ही चैनल का एक प्रमोशन। अब आते हैं आज की कहानी का रुख करते हैं। और आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो कहानी अपने आप में कैसे सुलझ गई कुछ कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि पुलिस के पास कोई ऐसा क्लू, कोई ऐसी चीज़ थी ही नहीं जिससे लगा कि ये मामला सुलझ जाएगा। यानी एक पुलिस का जो पैटर्न होता है काम करने का, उस पैटर्न से तो कुछ मिला ही नहीं। लेकिन अचानक से सारे सबूत यूँ ही पुलिस वालों के सामने आके गिर पड़े, और पुलिस वालों ने कुछ ही घंटों में फिर उस केस को सुलझा लिया। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है सितंबर लास्ट से। सितंबर लास्ट राजस्थान का एक थाना, आंधी थाना, और इसी आंधी थाना में एक इलाका लगता है दातली घाटी। और इसी दातली घाटी में एक फ़ोन आता है सुबह सुबह कि साहब यहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है। अब पुलिस वालों के पास जब ऐसा फ़ोन आया, पुलिस वाले भागे भागे वहाँ पे पहुँचे जहाँ से फ़ोन आया था। एक पतली सी पगडंडी थी, उसी पगडंडी के बगल वो डेड बॉडी पड़ी थी। तो जब ये फ़ोन आता है, फ़ोन आने के बाद पुलिस वाले जाते हैं। तो जाने के बाद जब बॉडी देखते हैं तो बॉडी देखते ही एक चीज़ फ़ौरन समझ जाते हैं कि जिसने भी इस बॉडी को यहाँ फेंका है उसका एम ही यही था कि इस बॉडी की पहचान ना हो सके। सर को इस तरह से कुचला गया था पत्थरों से कि किसी भी सूरत में उस चेहरे की पहचान पॉसिबल ही नहीं थी। यानी पूरे चेहरे को एक तरह से पीस दिया गया था। अब ये चीज़ पुलिस वाले देखते हैं। देखने के बाद एक उम्मीद कि चलो लाश को चेक कर लें, क्या पता पॉकेट वगैरह से कुछ मिल जाए। पुलिस वालों ने चेक करने के लिए पॉकेट में हाथ डाला, लाश के कपड़ों को बाकायदा चेक किया।
तो बदकिस्मती से लाश के पास ऐसा कोई कागज़ या फिर कोई ऐसा फ़ोन या फिर कोई भी आईडी कार्ड मिला ही नहीं जिससे कुछ भी बात बन सके। यानी जिसने भी कत्ल किया था, जिसने भी डेड बॉडी को वहाँ फेंका था, उसका एम ही यही था कि लाश की पहचान हो ही ना पाए। अब ये चीज़ जैसे पुलिस वाले देखते हैं तो देखने के बाद फ़ौरन लग गया कि ये मामला तो बड़ा है। बहरहाल बॉडी को कब्जे में लेते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। अब पोस्टमार्टम के लिए इधर डेड बॉडी भेजते हैं, साथ ही आस पास के इलाकों में इत्तला कर देते हैं कि कोई ऐसा शख्स गायब हो, किसी का कोई नहीं मिल रहा हो, कोई ऐसी मिसिंग कंप्लेन तो आए और कम से कम एक बार शिनाख्त करे। साथ ही कपड़ों का जो डिस्क्रिप्शन था कि शर्ट कैसा है, पैंट कैसा है, ये तमाम चीज़ें जब आसपास के इलाकों में भेजा तो पुलिस वालों को लगा कि शायद कोई आएगा, लेकिन इत्तेफाक देखिए कि 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर गया। कोई भी ऐसा शख्स, कोई भी ऐसा परिवार आया ही नहीं जिससे कुछ कहा जा सके या फिर जो आए और बॉडी क्लेम करे। अब ये चीज़ हुई तो पुलिस वाले फिर परेशान, अब क्या करें। फिर उन्होंने आसपास के थानों में इत्तला करना शुरू किया कि फला एंगल से फला तरीके की एक डेड बॉडी मिली है, इस जगह पे मिली है, ऐसे ऐसे कपड़े पहने हैं, तो अगर कोई हो जिसकी पहचान की ये डेड बॉडी हो तो आए और बताए। अब आसपास के थानों में भी इत्तला कर लिया गया, आसपास के थानों से भी कोई ऐसी मिसिंग कंप्लेंट नहीं मिली। पुलिस वालों को लगा कि अब क्या करें। बॉडी को भी बाकायदा चेक किया कि कोई टैटू मिल जाए, कोई कागज़ मिल जाए, कोई नोट मिल जाए। क्राइम सीन को भी फिर से जाके चेक किया, लेकिन कहीं से भी कोई ऐसा क्लू, कहीं से भी कोई ऐसा सुराग, कुछ भी ऐसा मिल ही नहीं रहा था जिससे लगे कि हाँ कुछ आसानी हो सकती है। पुलिस वाले अपने तरीके से पूछताछ करते रहे, अपने तरीके से पता करते रहे कि ये बॉडी किसकी है। लेकिन इसी बीच अलवर में एक थाना लगता है और उसी थाने में एक कंप्लेन दर्ज होती है और कंप्लेन करने वाला शख्स बताता है कि मेरा भाई घर से तो निकला था ससुराल जाने के लिए, लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं। अब वहाँ पे एक कंप्लेन दर्ज हुई, उन्होंने आश्वासन दिया कि चलो खोजते हैं। मोबाइल नंबर वगैरह नोट कराया, फ़ोन किया, साथ ही जब पूछा कि क्या कपड़े पहन के गए थे, तो जब कपड़े के बारे में पूछा और परिवार वालों ने कपड़े के बारे में बताया, तो जैसे ही पूरा डिस्क्रिप्शन इन्होंने सुना, फ़ौरन उन्हें लगा कि ऐसी ही तो एक डेड बॉडी मिली है आंधी थाने में। अब ये चीज़ जैसे ही पुलिस वाले वहाँ के सुनते हैं और सोचते हैं कि ये चीज़ें तो मैच कर रही, तो उन्होंने फिर परिवार वालों को कहा कि ये बॉडी तो मिली है और ईश्वर ना करे लेकिन हो सकता है कि ये चीज़ें हों, तो एक बार आप चलिए क्रॉस चेक कर लीजिए। वैसे तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ना हो, लेकिन अगर हो तो आप बॉडी क्लेम कर लीजिएगा। अब परिवार वाले जब ये बात सुनते हैं तो पहले तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो इस चीज़ के लिए रेडी ही नहीं थे, उनको तो यही लग रहा था कि भाई गायब है, कहीं चला गया होगा, किसी ने कुछ किया होगा। अब इतनी बड़ी चीज़। बहरहाल कलेजे पे पत्थर रख के जो परिवार वाले थे पहुंच जाते हैं जिला अस्पताल। वहाँ पे जब बॉडी देखते हैं तो देखने के बाद जो मरने वाली की बीबी थी, जो भाई था, सारे लोग फ़ौरन कहते हैं कि हाँ ये हमारा भाई विश्वनाथ योगी है। इतना कहने के बाद सारे लोग दहाड़े मार के रोने लगते हैं। जैसे तैसे करके पुलिस वाले उनको समझाते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, उसके बाद बॉडी सुपुर्द कर देते हैं। परिवार वाले बॉडी लेके आते हैं, बॉडी का अंतिम संस्कार हो जाता है, पोस्टमार्टम वगैरह हो चुका था। लेकिन जब बॉडी का अंतिम संस्कार हो गया, तमाम चीज़ें हो गई, तो कहीं ना कहीं पुलिस वालों को तो अपना काम करना था। उन्होंने फिर जो विश्वनाथ योगी था उसके भाई को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि एक काम कीजिए, अब आप FIR दर्ज कीजिए, चूँकि आपके भाई का कत्ल हुआ है तो आप कत्ल का मुकदमा कीजिए अज्ञात लोगों के खिलाफ, तभी तो हम जांच पड़ताल करेंगे। इसके बाद फिर भाई ने कंप्लेन दर्ज की, फिर जांच पड़ताल शुरू हुई। तो सबसे पहले तो भाई से पूछा गया, साथ ही बीबी से पूछा गया कि ये करता क्या था, और ये भी पूछा गया कि क्या किसी से कोई दुश्मनी थी या फिर कोई ऐसी धमकी मिली हो, कोई ज़मीन का कोई मैटर, यानी मरने वाला का बैकग्राउंड टोटल क्या था। अब ये तमाम सवाल जब पुलिस वाले करते हैं, करने के बाद बीबी और भाई दोनों मिलके पूरा बैकग्राउंड बताते हैं कि विश्वनाथ योगी नाम था, 30-32 साल इसकी उम्र थी, रिक्शा चलाने का काम करता था, आजकल ठीक ठाक पैसे हो गए थे तो प्लॉट वगैरह ले लिया था, ज़्यादातर यहाँ पे आता नहीं था, 2-4 दिन के लिए आता था, पता नहीं क्या मूड में आया, बोला ससुराल जा रहा हूँ। उसके बाद फिर पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब ये तमाम चीज़ जब पुलिस वाले सुनते हैं, सुनने के बाद वो भी असमंजस में कि ये क्या, एक आदमी जो है यहाँ रहता नहीं, यहाँ आने के बाद कहता है कि ससुराल जा रहा हूँ, फिर ससुराल पहुँचा नहीं, यहाँ पे दूसरी जगह पहुँच गया, यहाँ कत्ल हो गया। ससुराल का जब रास्ता पूछा गया तो पता चला ससुराल तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जहाँ पे डेड बॉडी मिली, तो यहाँ से भी कोई क्लू नहीं। बीवी से भी पूछा गया कि क्या आपको किसी पे डाउट है, जो कि आप अपने पति की सबसे ज़्यादा क्लोज होंगी। तो जब बीवी से पूछा गया तो बीवी ने भी कहा कि नहीं, मुझे किसी पे कोई डाउट नहीं।
भाई से भी पूछा गया कि क्या ज़मीन वगैरह जो उसने ली थी, जो प्लॉटिंग वगैरह की थी, क्या वहाँ पे कोई वाद विवाद तो नहीं था। अब भाई से भी जब पूछा गया तो भाई ने भी यही कहा। अब जब कहीं से कोई जवाब नहीं मिल रहा, कहीं से कोई बात बन नहीं रही, पुलिस वाले अपने तरीके से जांच पड़ताल कर रहे हैं, अपने तरीके से छानबीन कर रहे हैं, इधर वक्त भी निकल रहा। इधर जब आसपास के लोगों से भी मदद नहीं मिली तो ये हुआ कि एक काम करते हैं, इसकी कुंडली खंगालते हैं, क्या हुआ था क्या नहीं। मरने वाले की कुंडली भी खंगाल ली, वहाँ से भी कुछ नहीं मिला। शुरू में पुलिस वालों को लगा कि हो सकता है परिवार वालों को ना पता हो, लेकिन आसपास के लोगों को पता हो कि किसी से दुश्मनी वगैरह। तो ये तमाम चीज़ें जब पुलिस वाले चेक कर लेते हैं, कहीं से कोई क्लू मिला नहीं, कोई मोटिव किसी के पास था नहीं। पुलिस वाले अब जांच पड़ताल करके इस परिवार से मिल के जब लौट रहे थे तो लौटने के दौरान उसी रास्ते से, चूँकि जिस रास्ते से ये डेड बॉडी वहाँ पहुँची थी, उसी रास्ते से, चूँकि एक ही रास्ता था, तो परिवार से मिलने के बाद वो सोच रहे थे कि चलें क्राइम ऑफ जो सीन ऑफ क्राइम है वहाँ पे जाएं। वहाँ पे जाने के बाद फिर चेक कर लेते हैं। तो जब रास्ते में जा रहे थे तो जाने के दौरान इन्होंने कुछ चीज़ें देखी। जैसे पहली चीज़ कि एक ही रास्ता है, यानी अगर ये आया होगा किसी के साथ तो इसी रास्ते से आया होगा। अब यही तमाम चीज़ें सोचते विचारते, कुछ चीज़ें खोजते निकल ही रहे थे कि रास्ते में पुलिस वालों को कुछ कैमरे दिखाई दिए। अब जैसे ही कैमरा दिखा तो पुलिस वालों के लिए तो जैकपॉट, अब तो सारा मामला क्लियर हो जाएगा। पुलिस वालों ने फिर उस दुकान के मालिक को बुलाया। बुलाने के बाद कहा कि हमें कैमरा दिखाइए। अब जब कैमरा दिखाने की बारी हुई तो उसने कैमरा दिखाया और कैमरे में ये जो शख्स था विश्वनाथ योगी, ये 3 लोगों के साथ, यानी विश्वनाथ योगी, महेश और राजेश, ये 2 नाम थे, इनके साथ आता हुआ दिखाई देता है। अब कैमरे में जैसे ही कोई दूसरा शख्स कैद हुआ, फ़ौरन पुलिस वालों ने उसकी तस्वीरें निकाली। निकालने के बाद परिवार वालों से लेके आसपास के लोगों से पूछना शुरू कर दिया, ये कौन है। अब जब पूछना शुरू किया तो फिर परिवार वालों ने भी पहचान लिया ये कौन है, साथ ही आसपास के लोगों ने भी पहचान लिया। फ़ौरन पहचान हो गई कि ये महेश है, ये राजेश है, रवि है। तो जब पहचान हुई तो फिर लोकेशन, एड्रेस, तमाम चीज़ें मिली। पुलिस की टीम गई, दबिश डाल के उठा लिया। उठाने के बाद अब पूछताछ शुरू हुई कि लास्ट टाइम पे तुम्हारे साथ देखा गया था, तुम कहाँ लेके जा रहे थे, कहाँ तक लेके गए, फिर तुम लौटे कब, क्या हुआ था क्या नहीं। तो जब इन लोगों से पूछताछ हुई तो शुरुआती पूछताछ में तो इन्होंने अपनी पूरी राबरी चुनाव झेलम कहानी सुनाई कि रास्ते में मिल गए थे, इनको कहीं जाना था, लेकिन फिर वही दिक्कत थी, जाना तो दूसरे डायरेक्शन में था, तो इधर कैसे मिल गए। तो ये तमाम सवाल जब पुलिस वाले घुमा घुमा के पूछते हैं, अपना पुलिसिया ब्रेन वॉश का अंदाज अपनाते हैं, तो शुरुआती पूछताछ में तो पूरी कहानी घूमी, लेकिन अंत में फिर जो महेश उर्फ रवि था उसने अपना मुंह खोला और पूरी कहानी सुना दी। और इस कहानी के हिसाब से ये जो कहानी पहुंची फिर घूम के, ये 3 साल पहले पहुंच गई, 4 साल पहले। दरअसल 3-4 साल पहले विश्वनाथ योगी की शादी ममता नाम की महिला से हुई थी। अब शादी हुई, शादी होने के बाद दोनों ठीक ठाक तरीके से रहने लगे। रहने के बाद अब चूँकि जो विश्वनाथ योगी था ना तो वो ज़्यादा पढ़ा लिखा, इधर ममता भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, ठीक ठाक फैमिली से दोनों बिलोंग करते थे। लेकिन जब दोनों की शादी हुई, शादी होने के बाद फिर इन्होंने जब बच्चे वगैरह प्लान किया तो फिर उन दोनों के जहन में आया कि इस हिसाब से तो ज़िंदगी नहीं चलेगी, क्योंकि खेती बाड़ी से उस हिसाब से इनकम हो नहीं रही। अब बीवी की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, कहीं ना कहीं ये मुश्किल मामला फंस जाएगा। लिहाजा फिर पत्नी ने कहा कि एक काम कीजिए, आप जाइए कुछ काम कीजिए। विश्वनाथ योगी को भी लगा कि चलो ठीक है। ये निकल जाता है शहर, वहाँ जाके रिक्शा चलाता है और इसी रिक्शा चलाने के दौरान फिर इसकी मुलाकात अपने ही गांव के रहने वाले महेश से हो जाती है। अब आमतौर पे ऐसा होता है कि आप किसी गांव के हैं या फिर किसी शहर के, बाहर तो अपने प्रदेश के लोगों से भी दोस्ती ज़्यादा कर लेता है। तब चूँकि दोनों एक ही गाँव के, तो फिर दोनों ने एक साथ काम करने का फैसला किया। दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी, दोनों दोस्त हो गए। अब महेश और विश्वनाथ योगी जब दोस्त हो गए तो दोस्त होने के बाद फिर एक दूसरे के घर पे आना जाना शुरू हुआ। अब आना जाना शुरू हुआ तो अक्सर ऐसा होता कि जो योगी था वो बाहर रहता, तो बाहर से कुछ सामान वगैरह भेजना होता तो इसी के हाथ से भेज देता। तो अक्सर ये आता, ममता से मिलता और इसी मेल जोल के दौरान फिर दोनों के बीच नज़दीकियाँ भी बढ़ गई। अब दोनों भी धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। अब करीब आए, दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी, सारी चीज़ें ठीक, पति परदेश में, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि इश्क हो या मुश्क को छुपाए छुपता नहीं। तो फिर धीरे धीरे दोनों की जो नज़दीकियाँ थी, दोनों का जो प्यार था, कहीं ना कहीं जब हद से ज़्यादा बढ़ गया तो फिर कुछ लोगों ने नोटिस किया कि लगातार ये जो महेश है ये ममता के घर पे, विश्वनाथ योगी के घर पे पड़ा रहता है। तो इसी में से किसी ने फिर विश्वनाथ योगी को इत्तला कर दिया और बताया कि तुम्हारी पीठ पीछे ये तमाम चीज़ें चल रही। अब ये चीज़ जब विश्वनाथ योगी सुनता है,
सुनने के बाद वो तो बदहवास कि उसके पीठ पीछे उसकी बीवी ने इस कदर धोखा दिया, तो अब क्या करे। तो शुरुआत में तो इग्नोर किया, फिर अपनी बीवी को समझाया बुझाया, लेकिन जब हद हो गई, नहीं माना, तो फिर ये चला आता है घर, अपनी बीवी को काफ़ी डांटता फटकारता है और कहता है कि अब तुमको अपने साथ लेके जाऊंगा। अब ये चीज़ जैसी बीवी सुनती है, सुनने के बाद फिर अपने आशिक महेश से बताती है कि अब ऐसे ऐसे बात है, और अगर ये लेके चला गया, मोबाइल छीन लेगा, तो फिर बात नहीं हो पाएगी। तो बात नहीं होगी तो फिर दोनों रहेंगे कैसे, एक दूसरे के बिना जी भी नहीं पा रहे थे। तो फिर इन्होंने एक प्लान किया और कहा कि एक काम करते हैं, अब इसको ही रास्ते से हटा देते हैं। अगर ये रहेगा तो फिर यूँ ही दिक्कतें करता रहेगा, आज नहीं कल फिर पकड़ेगा, फिर बात होगी। तो एक काम करें, इसको रास्ते से हटा दें। रास्ते से हटाने के बाद फिर हम दोनों आराम से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन रास्ते से हटाने के बाद ऐसा भी करना था कि पकड़े ना जाएं, क्योंकि पकड़े गए तो फिर दोनों अलग हो जाएंगे, फिर कोई प्लान का मतलब नहीं। तब जाके इन्होंने पूरी साजिश रची और पूरा प्लान बनाया। प्लान अकेले नहीं हो सकता था, तो राजेश और एक और शख्स को शामिल किया, दोनों को शामिल किया, दोनों को पैसे का लालच दिया और कहा कि मेरे साथ कत्ल करने में मदद करो, मैं तमाम चीज़ें तुम्हारे नाम कर दूंगा। अब दोनों भी लालच में आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। पूरा प्लान, पूरा जाल बिछ चुका था, अब शिकार के आने का तैयार। अब शिकार भी संजोग से आता है। आने के बाद कहता है कि आज मैं अपने ससुराल जाऊंगा, अपने सास ससुर से मिला नहीं हूँ बहुत दिन से, बूढ़े हैं, उनकी याद आ रही। बीवी से कहता है कि तुम भी चलो, तो बीवी मना कर देती, कहती कि नहीं, मेरी तबीयत नहीं ठीक, मेरा मन भी नहीं है, तुम चले जाओ। प्लान यही था। अब इधर ही अपने घर से ससुराल के लिए निकला। इधर ममता ने फ़ौरन अपने आशिक को इत्तला कर दिया कि ये निकल चुका है। अब आशिक अपने दो दोस्तों के साथ रास्ते में इसको मिल जाता है। मिलने के बाद इससे कहता है कि यार मैंने सुना तुम भैंस खोज रहे हो। अब ये सुनता है, कहता हाँ खोज तो रहा हूँ। फिर कहता है कि यार एक दोस्त है मेरा, अगर तुम चलो तो कुछ भैंसें हैं उसके पास और बड़े सस्ते दामों में बेच रहा है, उसको कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो क्यों कोई बाहर ही ले, तुम ही ले लो। अब ये बात जैसे ही सुनता है, सुनने के बाद फ़ौरन खुश, कहता है कि चलो। उसके बाद ये दोनों और बाकी दो लोग और उसको लेके निकलते हैं। निकलने के बाद इसी आंधी थाने में उसी दांतली धारी के पास जब पहुंचते हैं, अब कहता है कि भैंस दिखाओ। तो इससे पहले ही को कुछ समझ पाता, ये सारे लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं, गला दबा के उसका कत्ल करने लगते हैं। थोड़ी देर तक वो तड़पता है, जूझता है और अंत में फिर मर जाता है। मरने के बाद फिर ये था कि बॉडी ऐसे कर दें कि पहचान ना हो। तो सबसे पहले तो पत्थरों से उसके चेहरे को, उसके सर को बुरी तरह से कुचल दिया। कुचलने के बाद अब पूरे शरीर को, बॉडी को चेक किया कि कोई कागज़ वगैरह तो नहीं। तो उसके पास मोबाइल था, आधार कार्ड था, बाकी और चीज़ें थी। उन तमाम चीज़ों को ये लोग निकालते हैं। निकालने के बाद वहाँ से 9-11 हो जाते हैं और लाश वहीं पड़ी रहती है। बाद में कुछ लोग देखते हैं और पुलिस को इत्तला करते हैं। तो इस कहानी में कायदे से अगर कहें तो ना कोई सबूत था, ना कोई गवाह था, लेकिन कड़ी दर कड़ी पुलिस वाले आगे बढ़ते रहे, अपने आप ईश्वर साथ देते रहे और सारी चीज़ें जोड़ने के बाद यूँ ही केस सुलझ गया। तो अपने आप में बड़ी अजीब कहानी थी। पुलिस वालों ने फ़िलहाल चार्जशीट वगैरह अभी नहीं बनाई है, अभी फिर से रिमांड मांगी है पुलिस की कि 14 दिन और पड़ताल करनी है। आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि एक आदमी अगर किसी के साथ रह रहा, किसी के साथ शादी हुई है, तो शादी होने के बावजूद भी आप अपनी बीवी को आज के टाइम में रोक नहीं सकते। पत्नी पति को नहीं रोक सकती, दोनों ही चीज़ों में एकदम सेम है। आप रोकोगे तो पता नहीं आपका कहाँ कत्ल हो जाए। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और ऐसे ऐसे लोग जो ग्लोरीफाई करते हैं प्यार मोहब्बत को, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को, ये उसी चीज़ों का नतीजा है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।